हेलो एवरीवन। तो इंस्टाग्राम पर मैंने एक क्यूएनए डाला था जिसमें आप लोगों ने भर भर के सवाल पूछे हैं। करियर प्रिपरेशन, मेरी लाइफ, मोटिवेशन, सब कुछ से रिलेटेड। तो अब इतने सारे सवालों का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं जिसमें सबसे कॉमन और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो कवर हो जाएं। मोस्टली लोगों के जो जो एसएससी से रिलेटेड सवाल थे वो भी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और डायरेक्शन ढूंढ रहे हो या बस मेरी जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीजीएल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं तो पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसएससी क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यार जो है वो है कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना। ये तो आप सभी को पता ही होगा, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और अगर आप मोटिवेशन सीख करते रहोगे तो आप कंसिस्टेंट कभी नहीं रहोगे। मोटिवेशन कभी रहती है कभी नहीं रहती। तो मोटिवेशन के पीछे भागोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। और स्ट्रेटजी देखो सिंपल होनी चाहिए। मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने पिछली वीडियोस में बता दी, उससे अलग कोई स्ट्रेटजी मेरे पास है ही नहीं। जो मैंने यूज़ की थी, जो 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 चीज़ें मैंने की थी वो मैंने उसमें बता दिया। और जो जो आपके डाउट्स हैं वो छोटे छोटे जो डाउट्स हैं मॉक्स वगैरह बारे में वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो देखो, स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल। स्ट्रेटजी का तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है। तुम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। दूसरों की स्ट्रेटजी पे डिपेंड मत रहो। तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो वीक पॉइंट है उस पे तुम्हें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। तो स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए कि बेसिक्स क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मैंने तैयारी कैसे की थी। देखो, मैंने घर पे रह के तैयारी की थी। मैंने प्री के लिए मैं अपने घर पे रहा था। 3 महीने जितने भी थे वो मेरे पास, मैं उनमें मैंने घर पे रह के तैयारी की थी। मैं बाहर भी नहीं जाता था, मैंने बाहर जाना भी छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। और अभी जो अर्ली 20s का टाइम है मैं ये खराब नहीं करना चाहता था कि एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं अपनी अर्ली 20s को खराब कर दूं। तो वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं अच्छे से घर पे रह के पढ़ने लग गया था। ऑफलाइन कोचिंग मुझे पसंद नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने देखा है कि काफ़ी भीड़ होती है और मतलब सारे बच्चे सीरियसली पढ़ने वाले नहीं होते। और मेंस के लिए मैं मेरे मामा के घर गया था क्योंकि मेरा बड़ा भाई वो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा था और उसका भी प्री हो गया था। तो हम दोनों साथ में पढ़ने के लिए मैं मेरे मामा के घर चला गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज के बाद एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। तो देखो, अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के पास टाइम है। वो अगर धीरे धीरे भी शुरू करेंगे तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बस वही है कि कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तब भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और वैसे फर्स्ट ईयर से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस कंपटीशन ज़्यादा है और आपको एनालाइज करके उन लोगों से आगे निकलना है जो सिर्फ कुछ भी करने में लगे हुए हैं। फर्स्ट ईयर जो और सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से शुरुआत में मैथ्स को स्टार्ट करें और साथ में इंग्लिश की वोकैब को पढ़ते रहें। बस इतना करते रहो और फिर जीके वगैरह है, जीके वगैरह भी आप अगर चाहो तो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से पहले मैथ्स को प्रेफर करना, क्योंकि मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आपको बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको मैथ्स में ही आएगी। थर्ड ईयर में अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओ तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। आप अगर कॉलेज के फ्री लेक्चर्स में या फिर आपके कोई परमानेंट फिक्स्ड फ्री लेक्चर है उसमें आप पढ़ सको और घर आके अगर आप ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं होता है तो घर आके आप 2-3 घंटे दे दो तो वो भी काफ़ी है। लेकिन जो प्रॉपर आपकी जो पढ़ाई है वो कॉलेज के बाद ही स्टार्ट होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टडी शेड्यूल क्या रहता था मेरा। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि मैं पढ़ता क्या था, मेरा टाइम टेबल वगैरह क्या था। तो देखो, प्री के टाइम पे मैं शुरुआत में जब पढ़ने लगा था, मैं रात को पढ़ने वालों में से हूँ। तो मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था। मैं सुबह लगभग 11-12 बजे उठता था, 11 या 12 बजे। तो उठते ही मैं पानी पीते ही वोकैब शुरू कर देता क्योंकि फ्रेश माइंड में वोकैब पढ़ने में मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में ये हो जाता था और मैं उसके बाद मैथ शुरू कर देता था। तो देखो, 11 बजे उठ के मान लो कि आप
1 या 1:30 बजे आप मैं मैथ शुरू कर देता था। उसके बाद जितने भी लेक्चर मुझसे देखे जाते हैं मैं उतने लेक्चर देख लेता, और बीच में जब रेस्ट लेना होता रेस्ट ले लेता, और फिर शाम को मैं खाना वगैरह खा के 9-10 बजे के आसपास मैं रीजनिंग स्टार्ट कर देता था। तो रीजनिंग जब तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ था रीजनिंग का, तब तक मैंने रीजनिंग की। उसके बाद मैंने वो रीजनिंग का टाइम जीके को दे दिया। शुरुआत में 1 बजे सोने लगा, फिर 1 से 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 बजे, मैं लास्ट 5 बजे सोने लग गया था। तो अब अगला क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, मैथ्स और इंग्लिश अगर किसी की अच्छी है, पहले से भी अगर थोड़ी बहुत अच्छी है, बेसिक्स क्लियर वगैरह है, तो आप 80% लोगों से वैसे ही आगे हो जाते हो। क्योंकि अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकता है। क्योंकि मेंस में भी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 90 मार्क्स की मैथ्स आती है। देखो, जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग सब कोई कर लेता है, रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, रीजनिंग सब कोई कर लेगा, बस आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर करके होगी स्पीड भी आपकी। और जीएस, देखो सिलेक्शन जीएस दिलवाएगा, लेकिन जीएस की वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना है, आप कितना भी पढ़ लो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले उन तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो जिसमें ये तो श्योरिटी है कि वर्थ इट होगा आपका एफर्ट देना। तो मैथ्स और इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे। जीएस आपके लक पे भी डिपेंड करता है, और डिपेंड ये भी करता है कि आपने पढ़ा के। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि मॉक्स मैंने किस चीज़ पे दिए हैं। तो देखो, मॉक्स मैंने टेक्स्ट बुक पे दिए हैं। प्री के लिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए हैं। प्री के लिए क्योंकि पीवाईक्यू मैंने सबसे ज़्यादा किए थे, तो मैं टेक्स्ट बुक पर ही देता था। मेंस का ऐसा था कि मैं मेंस पे मेंस के पीवाईक्यू बहुत कम है, तो मेंस के आपको फुल टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे, वो मैं टेक्स्ट बुक से लगाता था। और साथ में ओलिव बोर्ड के वीकली जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी आते हैं और ओलिव बोर्ड पे भी आते हैं, उन दोनों के मैं लाइव मॉक टेस्ट वीकली वाले देता था। और जब मैं उन मॉक टेस्ट को दे देता था तो जितने मेरे मार्क्स बनते थे वो ठीक। उसके बाद मैं यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स हैं जो उन लाइव टेस्ट की सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे मैं एक चैनल की वीडियो देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स नाम से एक चैनल है जिस पे वो सोल्व करते हैं। ऐसे काफ़ी चैनल हैं, आप उनसे अगर उनकी देखोगे आपको उनका सोल्व करने का तरीका पता चलेगा, कौन सा मेथड फास्ट है, कौन सा मेथड मतलब आपको जल्दी आंसर निकाल के देगा, वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, तो उनका नज़रिया देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैंने काफ़ी जल्दी जो कंसेप्ट थे, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह थी, वो मैंने सीख ली। क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है ना, उसको आप अगर कुछ करते हुए देखोगे तो आप जल्दी सीखोगे, ऑब्जर्व करने से आपको जल्दी आएगा। तो और अगला क्वेश्चन होता है कि पेड कोर्स लेना ज़रूरी है क्या? देखो, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है और आप प्रॉपर डिटेल्ड तरीके से यूट्यूब पर सर्च वगैरह करके खुद अपना कंटेंट निकाल के उसको देख के समझ सकते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक डिटेल्ड मैनर में एक जगह पे सारी चीज़ चाहिए कि आपको ये पता लगता रहे कि अब मुझे ये करना है, अब मेरा इतना सिलेबस हो गया और आगे इतना रहता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कोर्स ले ही लो। तो अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैंने कैसे मैनेज किया। तो देखो, टाइम का ऐसा सीन था कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी चीज़ नहीं थी। मैं बिल्कुल खाली था क्योंकि मेरा कॉलेज हो गया था, एग्ज़ाम की तैयारी मुझे करनी ही थी। जिम मैंने छोड़ दी थी। मैंने ये सोचा था कि जिम मैं अब एग्ज़ाम के बाद ही करूँगा। तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन हो, अब अगर आपके अंदर वो आग होगी ना क्लियर करने की, आपके पास कोई रीज़न इतना तगड़ा होगा क्लियर करने का, तो आप टाइम मैनेज अपने आप कर लोगे। ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका रीज़न तगड़ा है तो। ठीक है, मेरा रीज़न यही था कि मुझे अपने अर्ली ट्वेंटीज़ ख़राब नहीं करनी थी, मुझे अपना यूथ ख़राब नहीं करना था एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और मेरे और भी काफ़ी सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, डेली घंटों पे डिपेंड मत रहो यार, वही बात है। आप बस इस चीज़ पे लग जाओ और
इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको क्लियर ही करना है तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो टाइम मैनेज कर लेते हैं दूसरी चीज़ें करने के लिए भी। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और नॉर्मली ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो आप इस पे अच्छे से ध्यान दोगे तो एक बार आप क्लियर कर लो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो घंटों पे टाइम ध्यान मत दो, अपने टॉपिक्स डिवाइड करो, अपना गोल सेट करो कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है और वो कंप्लीट करके तब सो, तब आराम करो। क्वालिटी स्टडी पर जोर देना चाहिए, ना कि घंटों पर। और काफ़ी लोग मेरे रो मार्क्स पूछ रहे हैं, तो रो मार्क्स मेरे 344 थे। मैथ्स में मेरे 83 थे। रीजनिंग में मेरे 90 थे। इंग्लिश में मेरे 131 थे आउट ऑफ 135। और जीके में मेरे 40 मार्क्स थे। और फिर नॉर्मलाइज मेरे 350 हुए थे। जो अगला क्वेश्चन है वो कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मेरे लिए क्या था। तो देखो, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो था मेरे लिए, वो कह सकते हो कि मैंने सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल छोड़ दी थी। मेरी सोशल लाइफ जीरो हो गई थी। मेरी ना ज़्यादा दोस्तों से बात होती होती थी, ना मैं ज़्यादा बाहर जाता था। घूमना फिरना मैंने सब बंद कर दिया था। आप मेरी अगर इंस्टा की प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो जून से भी, जब प्रिपरेशन से भी पहले, मैं मई में भी कश्मीर घूमने गया हुआ था। तो मुझे घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन मैंने तैयारी के लिए मैंने काफ़ी घूमने के प्लान्स भी कैंसिल किए थे। तो ये चीज़ मैंने बड़ी सेक्रीफाइस की थी। घर वालों के साथ हम घूमने का प्लान बन रहा था, तो मैंने वो भी मना कर दिया था। तो अगला है कि डीमोटिवेशन कैसे हैंडल करें। देखो, डीमोटिवेशन सबको होता है। जब मेरे मॉक्स में कम कम मार्क्स बनते थे तो मुझे भी होता था। लेकिन मेरा विजन क्लियर था। विजन मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इतने दिन में मुझे ये क्लियर करना है कैसे भी करके, और उसके बाद मुझे अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है। ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो मैं 5-6 साल पहले गेमिंग की वीडियोस बनाता था। जो मेरा गोल था, जो मेरा विजन था, यही मुझे उस डिमोटिवेशन से बाहर लेके आता था। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक्स पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो ले आऊँगा। तो अब आते हैं मेरी सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है। तो टीयर टू के बाद काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि टीयर टू के बाद क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो, टीयर टू के बाद आंसर की रिलीज होती है, आपको आपके मार्क्स पता चलते हैं। मार्क्स पता चलने के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं सीजीएल में, आप लोगों को पता होगा। तो आप प्रेफरेंस भरते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एएसओ इन एमईए दिया था। सेकंड मैंने एएसओ इन सीएसएस दिया था। थर्ड मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर दिया था। फोर्थ मैंने डिविजनल अकाउंटेंट दिया था। और फिफ्थ मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिया। तो मुझे मेनली एएसओ इन सीएसएस ही चाहिए था, एमईए या फिर सीएसएस। जीएसटी इंस्पेक्टर में भी मेरा इतना वो नहीं था, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, और मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए थी, तो इसलिए मुझे एएसओ ही चाहिए था। प्रेफरेंस भरवाने के बाद रिजल्ट आता है फाइनल, जिसमें आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपका उसमें लिस्ट में नाम मिलेगा। और लिस्ट में नाम होने के बाद आपके पास ईमेल आता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपको आपकी डीवी होगी ऐसे ऐसे, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सीजीएल में जो मेडिकल होता है वो आपको खुद अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवाना होता है। तो वो मेडिकल मैंने करवा लिया, और उसके बाद हमारी डीवी हुई। और सीएसएस की ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है, जैसे मेरी अभी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट आप अपने बिल्कुल रेडी रखना। डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की आप वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी पड़ी हैं, आप वो देख सकते हो डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद मेरी जो एएस ऑन यूपीएससी है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यूपीएससी में आप क्या कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग यूपीएससी में कैसे हुई है। तो जब सीएसएस जो सीएसएस होता है उसके अंडर काफ़ी मिनिस्ट्रीज और कमीशंस आते हैं जिनमें पोस्टिंग होती है। यूपीएससी भी एक ऐसा कमीशन है जिसकी वर्किंग के लिए लोग चाहिए। तो उस तो उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन होता है उन लोगों का, वो सीजीएल के थ्रू होता है। जब आपकी डीवी वगैरह सब हो जाता है, आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए। तो मैंने ऐसे ही प्रेफरेंस भरी थी, कल्चरल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। मैंने यूपीएससी थर्ड नंबर पर रखी थी। ऐसे ही कि यूपीएससी नाम से यूपीएससी है, तो मैंने यूपीएससी थर्ड नंबर पर रख दी। तो मुझे यूपीएससी मिल गई। और देखो, यूपीएससी एक काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बॉडी है, तो मैं
ना तो आपको उसकी वर्किंग का कुछ बता सकता हूँ और ना मैं आपको उसके अंदर की जानकारी दे सकता हूँ। और अंदर रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पिछली वाली वीडियोस क्यों डिलीट की, तो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। वो मुझे पता नहीं था, तो वो मुझे बाद में पता लगा, तो मैंने डिलीट कर। काफ़ी लोगों ने पूछा कि जॉब लोकेशन कैसी और जॉब के बाद कैसी लाइफ है। तो देखो, जॉब लोकेशन काफ़ी अच्छी है। कैंपस यूपीएससी का बढ़िया है और बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और जो बाहर का एरिया है वो तो आपने देखा ही होगा, इंडिया गेट के आसपास का एरिया कितना साफ है और कितना एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहता है वहाँ पर। तो उसकी दिक्कत मत लीजिए, वहाँ पे दिल्ली वाला पोल्यूशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वो काफ़ी बढ़िया एरिया है। जॉब के बाद की लाइफ देखो, मैंने पूरी लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। देखो, मैंने जॉब क्लियर कर ली और फिर तो देखो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है, आपको टेंशन नहीं रहती। आप उसके बाद अपनी जो आपकी जो बिगर गोल्स है ना, बड़े गोल्स हैं जो, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। काफी लोग पूछते हैं कि उन्हें कॉलेज जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, डिस्टेंस से कॉलेज कर लें और फिर एसएससी साथ में एसएससी की तैयारी कर लें। तो देखो, मेरा मानना है कि यार कॉलेज एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे आप खुद को डेवलप कर पाते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी होती है। आपको बुरे लोग मिलते हैं, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, तो आपको लोगों से डील करना आता है कि किन लोगों से आपको बचना है, कैसे डील करना है। आपका माइंड डेवलप होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी मज़े भी होते हैं देखो कॉलेज में। तो मेरे हिसाब से किसी को भी कॉलेज स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट करोगे कि मैं अभी भी कॉलेज को मिस करता हूँ, तो आप बाद में ये रिग्रेट करो कि मैं कॉलेज में नहीं गया, मैंने इस चीज़ में टाइम निकाल दिया, तो वो फिर बाद में टाइम वापस नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से सबको कॉलेज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी के गोल्स बिल्कुल अलग हों, तो उनके लिए मैं सबके लिए ये नहीं कहूँगा कि हाँ कि करो ही। तो सबका गोल डिफरेंट होता है, तो आप बेझिझक जो आपको आपका मन है वो करें। तो देखो, और काफ़ी लोगों का एक और क्वेश्चन था कि एसएससी और बैंकिंग में से कौन सा बेटर है। देखो, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। बैंकिंग में अगर आप बैंक में रहकर उस टाइप की नौकरी करना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट की प्रोफाइल देखो कि आपको कौन सी पसंद है, तो आपके हिसाब से बेटर होना चाहिए। वैसे एसएससी में पोस्ट और वर्क लाइफ बैलेंस है जो थोड़ा वो बेटर है। बैंकिंग में थोड़ा हेक्टिक होता है, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि बैंकिंग में काफ़ी आपको काम करना पड़ता है। और एसएससी में इतना आपको अगर अच्छा डिपार्टमेंट वगैरह आपको अच्छी पोस्ट मिलती है तो आपको इतना वर्कलोड नहीं होता। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो। तो यही जो थे मोस्टली क्वेश्चंस थे, और जो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं उन पे मैं अलग वीडियो ले आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो मिलते हैं। बाय बाय।